वो मेरे गाइड भी है, वो मेरे मेंटर है, वो मेरे टीचर है, वो मेरे फ्रेंड है, वो मेरे ब्रदर है, ही एवरीथिंग टू मी। इवन जब मैं छोटी थी तब से भी मुझे काफ़ी ड्रीम्स आते थे, मैंने काफ़ी सारी पास्ट लाइफ मेरे ड्रीम्स के थ्रू देखी। तो उस बीच में एक ऐसा टाइम था, लाइक आई वॉज ऑन एज ऑफ लाइफ। आई विल मेक माई डिप्रेशन लुक ब्यूटिफुल। जब खाना खाते तो हम खाने की कैलोरी तो काउंट करते हैं जी, लेकिन जो इमोशन हम कंज्यूम करते हैं, जो थॉट हम कंज्यूम करते हैं, जो दूसरे लोगों के जजमेंट ओपिनियंस हम कंज्यूम करते हैं, उनकी कैलोरी हम काउंट नहीं करते हैं। अनरिजॉल्व इश्यूज हैं लाइफ के, और बहुत सारी चीज़ें हम हमारे पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। जैसे बोला जाता है कि we are the product of our past. Live sorry free and live effortlessly limitless. Life is simple with dimple. ये कहानी जीवन को जीने की है, दूसरों के नहीं, अपने हिसाब से। छोटे कस्बों में सामान्य परिवार के सपने बड़े भी रहें तो अक्सर कस्बों या जिलों तक ही सिमट कर रह जाते हैं, खासतौर पर तब जब जन्म लड़की के रूप में हुआ हो, क्योंकि लड़कियां दीवारें ना ही लांघें तो ही बेहतर। वजह सबकी अपनी अपनी है, लेकिन सपनों की कोई दीवारें और सरहदें नहीं होती। तो बस उन सपनों को लिए न सिर्फ कस्बे से बाहर निकले, बल्कि 18 देश घूम डाले। एमएनसीज की कॉरपोरेट दुनिया की चकाचौंध भी अच्छे से देख ली। जज्बा ऐसा कि रुकावटें आए भी तो रुकना नहीं, बल्कि सपनों की इस रेस को मैराथन बना लिया। फिर एक मोड़ आया और ख्याल आया कि वर्तमान बहुत हुआ, चलो भूतकाल देख लिया जाए। अपना अपना बहुत हुआ, चलो जरा दुनिया का दुख दर्द बांट लिया जाए। हीलर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, डिवाइन आइरिस सोलफुल हीलिंग स्टूडियो की सीईओ और फाउंडर डिम्पल राणावत। मैम, द इंडियन एडल्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। एकदम अच्छे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका इतना बिजी स्केड्यूल था, इवन शायद आज फ्लाइट भी है आपकी, तो थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी मैम जो है वो कमाल की है, जो जितना मैंने पढ़ा उसको, और इसीलिए वहीं से ही मैं शुरू करूँगा। आप ऐसे एक स्टेट से जहाँ पर, हालांकि ज़्यादातर, खाली उस स्टेट को शायद कहना थोड़ा ज्यादती हो जाएगी, हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्टेट्स में, और जिस समय से हम लोग हैं, तो मैं हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मैंने जो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा, आपका और मेरा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो इसलिए मैंने हम का इस्तेमाल किया कि उस समय पर शायद एक लड़की होने के नाते चार दीवारी तोड़ करके बाहर निकलना तो एक नामुमकिन चीज जैसी लगती थी। बहुत चुनिंदा केसेस ही हमें मिलते थे, लेकिन आप उस जगह से निकले भी, और जहां तक पहुंचे वो अभी आगे की जर्नी में समझ में भी आएगा हमें। तो पहले वो बैकग्राउंड मैम थोड़ा सा बताइए कि कैसे, मतलब आप उस चार दीवारी से बाहर निकले और उन एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, आपने एचसीएल, इन्फोसिस, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज में काम किया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो हाँ, जर्नी तो मेरी बहुत कमाल की रही है, और मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ, और फैमिली का सपोर्ट है, और बहुत आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है मेरे लाइफ में। तो मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन ही और उस डिवाइन इंटरवेंशन को जाता है। तो लाइफ तो ऐसी रही है कि एक तो मैं बहुत ही टिपिकल राजपूत कम्युनिटी से आती हूँ, तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली होती है, और वैसी अपब्रिंगिंग भी होती है। दो मेरे पेरेंट्स तो फिर भी काफ़ी ओपन थे, तो उन्होंने हमारी एजुकेशन पे फोकस किया, और मेरे पापा को लगता था कि कुछ हो ना हो कि आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन हमारी लिमिट फिर भी उतनी ही थी कि आप इंडिपेंडेंट होकर क्या कर सकते हो, वो क्या बस टीचर बन सकते हो, उसके बियॉन्ड सोच भी नहीं थी। लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थी। तो प्लस मैंने मेरे फादर को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो वी वर 4 सिस्टर्स, और पापा ने सारा फोकस पढ़ाई पे किया था कि बस अपना ग्रेजुएशन कर लो अच्छे से,
और फिर शादी कर देनी है। और उनका तो यही था कि मैं अजमेर से हूँ तो अजमेर के चारों कोनों में चारों की शादियाँ कर देनी है। उनका तो सिर्फ यही सेट प्लान था, बट उनकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ हुआ नहीं। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मेरे को एंजाइटी शुरू हो गई थी आई थिंक 9th 10th तक आते आते, क्योंकि मुझे तो कुछ बड़ा करना था। मेरे को तो यहाँ नहीं रहना है और मुझे बाहर जाना है। बाहर जाने का तो नहीं था, बट बड़ा करना था, वो उतना नहीं पता था कुछ। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे मेरे कॉलेज में कैंपस के लिए इन्फोसिस आई थी। और क्योंकि मैंने वैसा एनवायरनमेंट नहीं देखा था जहाँ पे लोग बाहर जा रहे हैं जॉब करने या कुछ बड़ा करे, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा था। तो कैंपस के लिए कंपनी का आना बहुत बड़ी बात थी मेरे कॉलेज में। आई थिंक तब पहली बार ही कोई कंपनी हमारे यहाँ पे कैंपस के लिए आई थी। तो और चांस की बात थी, मेरी सिस्टर का एडमिशन तभी हुआ था कॉलेज में, तो मेरे प्रोफेसर ने उसको बोल के मुझे बुलवाया था। तो मैं चली गई और एग्ज़ाम जो भी उनका प्रोसेस होता है, रिटन टेस्ट और जो भी आपको क्लियर करना होता है, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इंग्लिश। और मेरे घर में इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल भी नहीं था, तो वो सब भी मैंने क्लियर कर लिया था। इंटरव्यू क्लियर किया, एग्ज़ाम, ग्रुप डिस्कशन, एवरीथिंग आई क्लियर्ड। फिर पापा मेरे कहते हैं हाँ अच्छी बात है, अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब उनका बहुत क्लियर था कि बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है। मतलब मेरा सिलेक्शन लेटर आ गया है और मैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रही हूँ। मेरे पापा वेरी चिल कि उनको पता है ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ। सोचो भी मत। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए। और जितने भी मेरे और टीचर थे या मेरे प्रोफेसर थे, उन लोगों ने सबने मेरे पापा को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हाँ कि आपकी बेटी तो बहुत ही टैलेंटेड है, ये किया है। और कितने लोग थे, बट आपकी बेटी का हो गया। बट उनको कि बाहर जाने की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आप भूल जाओ। सो ऑफर लेटर आ चुका था, परमिशन लेटर नहीं आया था, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया था। हाँ, हाँ। नहीं, घर से तो परमिशन लेटर अभी फादर का परमिशन लेटर अभी नहीं मिला है। तो फिर मैंने मेरी मम्मी को बहुत चुपके से बोला था कि क्योंकि मेरे पापा न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे और वो पूरा न्यूज़पेपर ही कवर कर लेते थे। तो जब भी कोई किसी बच्चे का आता था या स्पेशली जब लड़कियों का आता था तो बहुत खुश होते थे, ये देखो उनके माँ बाप को कितना इस पे प्राउड होगा, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं ये वो। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि फिर इसके बाद ना आप कभी अपने बच्चों को कंपेयर मत करना किसी से। अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। तो बट आई थिंक उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट एक जो बहुत बड़ा इंसिडेंट था उसका बहुत इम्पैक्ट आई थिंक वो मेरे लाइफ में रहा है। तो एक इंसिडेंट वो ये है, इट्स अ पावर ऑफ फेथ कि हमारा फेथ हमको कहाँ तक लेके जा सकता है। और वो आई थिंक मेरे पापा का जो हमें नहीं भेजने का रीज़न ये नहीं था कि वो नहीं चाहते थे कि हम ग्रो करें। उनका रीज़न ये था कि बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट रखना है, लाइक मेरे फादर तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और मुझे लगता है उनकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस कभी कभी हमको लिमिट कर देती है। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही जनरल चीज़ है सब बच्चों के साथ में। तो उनको यही रहता था कि बच्चे सेफ रहने चाहिए और आप तो ठीक हो लेकिन जमाना ठीक नहीं है। हाँ, आई मीन जो तो, अभी भी और या पहले भी जहां पर भी जो वो प्रोटेक्टिवनेस है वो दैट इज नॉट अबाउट कि ग्रो नहीं करने देना बच्चों को। ये तो कोई भी पेरेंट सोच ही नहीं सकता कि बच्चे ग्रो ना करें, बट दे आर लाइक कि उनकी सोच तो वो प्रोटेक्टिवनेस के लिए ही है ना, कि दे डोंट वांट कि बच्चे को किसी तरीके का हार्म हो। बाहर जाएंगे, दे डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड जिस तरीके का है, तो वो वाला चीज है। जो भी करना है इतने में ही कर लो, है ना। कि दाल रोटी इतने में इंतजाम कर लो, दाल रोटी करो और आराम से रह लो। हाँ जी कि बच्चे उनको सामने दिखने चाहिए कि आपके बच्चे सेफ है। मतलब सेफ्टी आई थिंक हर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए अपने बच्चों को शायद बाहर भेजने से डरते हैं। और इसीलिए वो जो बड़े एम्बिशंस होते हैं या बड़े ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही चीज़ रहता है कि आपके बच्चे खुश रहे, सुखी रहे, आपकी नज़र के सामने रहे। और बाहर पता नहीं है क्योंकि ज़माना ठीक नहीं है। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि ज़माना ख़राब है, जो कि आई थिंक टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट इज़ फाइन ऑल्सो। तो उनको मेरे घर में तो कोई उनको कन्विंस नहीं कर सकता था, बट एक एक्सपीरियंस था आई थिंक।
उनको कहीं ना कहीं ये डिवाइनली ही वॉज गाइडेड टू गिव मी द परमिशन। ओके। और मैंने उस वक्त हमारे सबके लाइफ में एक ऐसे इवेंट हुए थे बहुत ही सटल लेवल पे, जिससे मेरे पापा कन्विंस हो गए थे। और एक जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो याद नहीं है बट मैंने घर में सुनी है, तो मुझे लगता है उस स्टोरी का काफ़ी इम्पैक्ट है मेरे पेरेंट्स पे, दैट दे आर अश्योर्ड दैट आई एम ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। तो जब मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की पहली फर्स्ट चाइल्ड, तो एंड दैट टू अ गर्ल चाइल्ड, तो हमारे यहाँ पे ना ऐसा होता है कि जब बच्चे 1 सवा साल के हो जाते हैं तो उनका जो भी एक रिलीजियसली कुछ रिचुअल होता है जी। तो उसके लिए मेरी नानी भी आई थी और मेरे मम्मी पापा और मेरी नानी मुझे लेके, हमारे यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर एक टेम्पल है चामुंडा माता का, और बहुत फेमस और बहुत पुराना टेम्पल है, आई थिंक जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने भी काफ़ी पूजा की है और उनकी कुलदेवी होती थी, जहाँ तक मुझे पता है। तो नानी मम्मी पापा मुझे वहाँ पे लेके गए थे, क्योंकि उनका जो भी रिचुअल था वो जो करना था। और जब वो रिचुअल करके आए बाहर, वो जो होता है ना बाहर जूते चप्पल रखते हैं, और जी जी। तो वहाँ पे वो आई थिंक मम्मी मेरी जूते वूते पहना रही होगी मुझे, तो नानी मेरी वहीं पे थी और पापा सब लोग वहीं पे थे। और तब तक एक बंदर आया और वो मुझे उठा के ले गया दूसरे हिल टॉप पे, बराबर वाले हिल टॉप पे। अच्छा। हाँ। तो मम्मी पापा, बहुत ऑब्वियस है ना, कोई भी घबरा ही जाएगा, तो मम्मी पापा स्पेशली नानी और मम्मी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो एंड दैट मंकी वाज अ फीमेल मंकी। अच्छा। तो उसने क्या किया कि वो मुझे लेके गई दूसरे हिल टॉप पे, और उसका अपना भी एक छोटा बेबी था, बेबी मंकी। हाँ। तो उसने हम दोनों को ऐसे साइड में खड़ा करके उसने हमको ऐसे चलाना शुरू कर दिया, जैसे छोटे बच्चों को चलाते ना हाथ पकड़ के, तो उसने ऐसे हम दोनों को चलाना शुरू कर तो दिया। ये वही मंदिर का ही कोई टॉप था या मतलब मंदिर का कितनी टॉप दूरी नहीं था, आई थिंक बराबर में एक और हिल थी, तो वो अच्छा। हिल टॉप पे। ओके। कितनी हाँ। दूरी रही होगी ये? आई थिंक बहुत ज्यादा दूर नहीं, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ओके। इट्स इनविजिबल विजिबिलिटी। तो वो 10-15 मिनट उसने वैसे किया और अपने आप से खुद छोड़ गई। अच्छा। हाँ। तो और आई थिंक वो 10-15 मिनट भी अगर होगा, 5 मिनट भी, वो बहुत बड़ा होगा शायद, अगर मेरे पेरेंट्स के लिए देखोगे कि एक बच्चा इस सिचुएशन में हो, आपका जो एंजाइटी है, आपका टेंशन है ना, पीक। पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, इवन जो और भी लोग होंगे सबके लिए ही वो अलग ही सीन है। हाँ। तो फिर ये आई थिंक पता नहीं कितनी देर हुआ होगा, 10-15 मिनट जहां तक मैंने सुना है जी। और फिर वो बंदर ने खुद ही मुझे लाके उनके पास छोड़ दिया। एंड आई वाज टॉडलर, में ऐसे वो बच्चे होते हैं ना, चलते चलते अभी चलना सीख रहे हैं, उठ नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, हाँ वैसे टॉडलर वाली स्टेट में। तो मैं उस स्टेट में शायद थी, और उसके बाद से मैं चलने लगी थी। ओके। हाँ। तो ये मेरे घर वाले मुझे बताते हैं, कहानी काफी बार बताई है उन्होंने, तो तब से वो बोलते कि ये तो मतलब शी इज अ चोजन वन की। So, मतलब आपके फर्स्ट स्टेप गाइड जो है वो दैट इज अ लॉर्ड हनुमान, वो मेरे हमेशा ही रहे हैं। लॉर्ड हनुमान जो है वो मेरे गाइड भी है, वो मेरे मेंटर है, वो मेरे टीचर है, वो मेरे फ्रेंड है, वो मेरे ब्रदर, ही एवरीथिंग टू मी। और अच्छा। मेरा बचपन से ही उनके साथ वैसे ही कनेक्शन रहा। तो आपने ये जो एमएनसी का जर्नी है, सो यू आर डूइंग गुड इन एमएनसीज, तो ठीक है, अच्छा तो चल रहा है, मतलब एक आप ऐसे चार दीवारी से आए हैं जहां से निकलना ही मुश्किल था। हाँ। आप वहां से निकल आए, जो शायद सपने होंगे एक अच्छी जगह पहुंचने के, ठीक है, क्योंकि एमएनसीज की चकाचौंध तो मतलब उस टाइम पर एमएनसीज में जाना इज अ बिग थिंग। सो आप वहां तक भी पहुंच गए, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अच्छा अर्न भी कर रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, इसके पीछे क्या वजह रही कि आप ये होलिस्टिक हीलिंग के फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? ये सफर कैसा रहा एमएनसीज टू होलिस्टिक हीलिंग फील्ड? ऑलमोस्ट 15 years तो मैंने एमएनसीज में निकाले हैं। हाँ, that's why I'm asking, because this is a big thing, because 15 साल जो है आप जब किसी एक चीज में निकाल देते हैं, तो अगर आप देखें भी तो 15 साल के बाद तो यू आर गोइंग टू पीक, ठीक है। तो वो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज है कि उस ऐसे समय पर जब आप शायद बहुत अच्छा अर्न कर सकते थे एमएनसी से, उस समय पर आप इस फील्ड में आ गए, तो वो कैसे हुआ? तो
वो उसकी भी मतलब वो जो 15 साल एमएनसी में हुआ, आई थिंक वही कहानी उधर ही लेके जाती है मुझे। तो जो मैंने एमएनसी में, मैं सप्लाई चेन में थी एंड आई वाज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल। तो इनिशियल जैसे मैंने इनिशियल 3 साल में मैं काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में भी रही मैं जॉब के चक्कर में। मेरा ये तो जैसे 3 साल में पुणे में थी, फिर 5 साल मैंने दिल्ली एनसीआर में निकाला, फिर 8-9 साल मुझे बैंगलोर हो गए। एमएनसी का अपना स्ट्रगल होता है, अपने करियर को आगे बढ़ाना, आपको मेहनत करनी है ना, आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, और आप अकेले रह रहे हो, अपना खुद का ध्यान रखना है, मतलब इट्स लाइक आपको सेल्फ सफिशिएंट होना है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो वो अपना एक स्ट्रगल है, वो भी एक लाइफ थी कि जो मैंने निकाली। फिर मैं दिल्ली आ गई, मुझे लग रहा था वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है पुणे में, फिर मैं दिल्ली आ गई जॉब छोड़ के, फिर यहाँ पे मैंने दूसरी जॉब ढूंढी, फिर मैं एक्सेंचर में चली गई, फिर ऐसे करके फिर एक टाइम के बाद मुझे समझ आ गया था लाइक कि मेरे लिए नहीं है। और एक जो चीज़ थी जो मुझे हमेशा से अंदर बहुत एंजाइटी देती थी, वो कि मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ करना है कि आई एम मेंट फॉर समथिंग, कि मेरी लाइफ का एक मीनिंग है जो मुझे नहीं मिल रहा है। ये चीज़ ने मुझे आई थिंक डिप्रेशन भी दे दिया था। बचपन से ना एक वॉइड मुझे लगता था, बचपन से ही लगता था। आई थिंक मैं बचपन से ही थोड़ी मेच्योर तो थी कि कंपैरेटिवली, कि जैसे कुछ चीज़ें मुझे बचपन से पता थी, मुझे शादी नहीं करनी है, जो कि मैं टिकी रही उस बात पे। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है। फिर मेरी लाइफ उस लेवल पे फिर आई गई। तो मेरी जो एक इंट्यूशन है ना, वो हमेशा उसने मुझे गाइड किया है। तो मुझे समझ आ गया था कि मैं कॉर्पोरेट के लिए नहीं हूँ, और इसी चक्कर में आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं डिप्रेशन किक इन हो गया था, क्योंकि मैं आई वॉज डीलिंग विद माई सिस्टर्स डेथ ऑल्सो इन 2013, और कहीं ना कहीं इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम मेरा डिप्रेशन ट्रिगर हो गया था। जो कि और डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है कि आपको समझ नहीं आता है कि कब शुरू हुआ। आई थिंक 10-15 साल मैंने निकाले उसमें, और उससे ओवरकम करने के लिए ही मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, और बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो मेरी बिगिनिंग वहीं से हुई थी। और क्योंकि मैं जैसे दिल्ली से बैंगलोर गई थी मैं, तो वहाँ पे फिर सीरीज ऑफ इवेंट हुए, और फिर मैंने कहा अब तो मुझे इससे बाहर आना है। मुझे फर्स्ट रियलाइजेशन बैंगलोर जाके हुआ था कि मेरा डिप्रेशन है। आपको समझ ही नहीं आता कि डिप्रेशन क्या है। और इतने साल पहले तो किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, एक वर्ड था जिसको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली थी, आई थिंक उतना वेटेज नहीं मिला था, क्योंकि हम मेंटल प्रॉब्लम्स को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे अगर किसी को फीवर हो गया या किसी को फिजिकल इलनेस हो गई, तो वी रिकॉग्नाइज दैट एंड वी गो टू डॉक्टर एंड वी गेट इट ट्रीटेड, जो हमारे मेंटल इम्बैलेंस में नहीं होता है। मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मैंने देखा जो वो बहुत एक अजीब तरीके की सैडनेस होती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग दैट यू आर कंफ्यूज व्हाट यू आर फीलिंग, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, यू आर स्टिल फीलिंग, और बहुत सारी चीज़ें होती है, मिक्स ऑफ थिंग्स। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा ये डिप्रेशन है। और मैं उसके पहले ही मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती थी, और काफ़ी मैंने स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइन थी हमेशा से ही। इवन जब मैं छोटी थी तब से भी मुझे काफ़ी ड्रीम्स आते थे। मैंने काफ़ी सारी पास्ट लाइफ मेरे ड्रीम्स के थ्रू देखी। तो फिर एक बात मुझे लगती थी कि जब लोग बोलते हैं कि अच्छा ये कर्मा ही है, कर्मा है, सब कर्मा की बात करते हैं, आपका जो भी लाइफ है कर्मा है, आपका ये प्रॉब्लम है तो भी कर्मा है, सब कुछ कर्मा है। तो मैं उसके पीछे पड़ गई थी कि मेरा क्या कर्मा है, कि मैं क्यों सफ़र कर रही हूँ। तो फिर वो एक अलग लेवल पे खोज शुरू हुई, जहाँ पे फिर मैं पीछे पड़ गई कि मुझे पता करना है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं इतना सफ़र कर रही हूँ, मुझे क्यों डिप्रेशन है। और इट वॉज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल, कि मैं जितना भी कुछ किया मैंने सर्वाइव करने के लिए किया। तो उस चक्कर में क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, तो फिर मैंने जस्ट टू सर्वाइव आई स्टार्टेड रनिंग। वो रनिंग के चक्कर में मैराथन करने लगी थी। उस चक्कर में फिर मैंने ट्रायथलॉन किए। ट्रायथलॉन मतलब ओलंपिक डिस्टेंस मैंने किया था। स्विमिंग नहीं आती थी, 1-2 बार पहले गई थी, पता चल गया था पानी से बहुत डर लगता है, मैं हाइड्रोफोबिक, तो पानी से बहुत डर लगता है। फिर भी मैंने ओलंपिक डिस्टेंस का रजिस्टर कर लिया
और फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड थी कि मैं करके ही छोड़ूंगी, मतलब वो बोलते ना डू और डाई। तो मैंने बहुत सारी चीजें उसी स्टेट में करी है, डू और डाई। तो फिर स्विमिंग सीखी। अभी भी मुझे एक्चुअली स्विमिंग नहीं आती है, बट पता नहीं वो मैंने वो जब मैं गई थी चेन्नई में करने, तो वो ट्रायथलॉन में 1.5 किलोमीटर स्विम करना पड़ता है, वो मैंने किया। तो कैसे किया वो भी मतलब हैरानी की बात है। वही है कि जब आप उतनी इंटेंसिटी होती है ना आपकी लाइफ की, तो आप कुछ भी कर जाते हो। तो मैं उस इंटेंसिटी में, उतनी डेप्थ मेरी लाइफ की थी कि एक तो आपको सरवाइव करना है, और तो उस चक्कर में फिर मैंने बहुत सारी चीजें करी थी। उसमें से एक चीज ये करी थी कि मैंने एज अ ट्रैक लीडर वॉलंटियर कर लिया था। अच्छा। तो एक कंपनी होती थी मेरे फ्रेंड्स की है, ईशानंद तलवत की, गेट बियॉन्ड लिमिट्स। तो मैंने वॉलंटियर कर लिया था। मैं फ्रेंड्स बाद में बने थे, मैं पहले ट्रैक पे गई थी, फिर उसके बाद में दे वर लुकिंग फॉर ट्रैक लीडर्स। तो मैंने बोला कि मैं साइन अप कर लूँ। तो फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिए, हो गया मेरा, और मैं एज अ ट्रैक लीडर चली गई। तो वो भी मैंने इसलिए किया था कि पहाड़ों के लिए पैशन बहुत था, बट उस वक्त मैं उस सिचुएशन में नहीं थी कि, और हर वीकेंड कमिटमेंट चाहिए। अगर आप ट्रैक पे, एक ग्रुप को अगर आप ट्रैक पे हाइकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए लेके जाते हैं, तो इट्स अ बिग कमिटमेंट। तो मैंने कर लिया। तो मैंने कहा एटलीस्ट मेरे पास ये एस्केप तो नहीं रहेगा कि मैं घर पे बैठी हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो मैंने वो कर लिया। तो फिर मैंने काफ़ी साल फिर वही किया। तो मेरे वीकेंड जो थे फिर वो ऐसे ही जाते थे कि या तो मैं रनिंग कर रही हूँ, साइकिलिंग कर रही हूँ, ट्रायथलॉन्स कर रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, और या फिर मैं पहाड़ों में, ज़्यादातर पहाड़ों में हर हफ्ते में ट्रैक पे जा रही हूँ। तो मैंने अपने दिमाग को टाइम नहीं दिया था सोचने के लिए। फिर आई यूज टू रीड अ लॉट। तो मेरी वही जो मैं बात कर रही थी कि जो एक खोज शुरू हुई थी अपने कर्मा की, मेरे को कर्मा पता करना था कि मैंने क्या पाप किए हैं। तो उस चक्कर में फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट को ढूंढना शुरू किया कि मुझे कोई मिला नहीं। लेकिन फिर मैंने वो बुक मंगवा ली, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। और तभी मुझे फिर याद आया कि बचपन में भी नहीं, बड़े हो गए थे थोड़े, तो टीवी पे एक सीरियल आता था, आई थिंक तृप्ति जैन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक जानो या ना जानो या समथिंग लाइक दैट, मानो समथिंग लाइक दैट। उसमें ना वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, डॉक्टर तृप्ति जैन, वो टीवी पे शो आता था जिसमें वो लोगों के रिग्रेशन कर रही हैं और कैसे लोगों का होता है। तो मुझे ना क्लिक हो गया था। एंड देन मैंने फिर वापस से यूट्यूब पे वो उनके एपिसोड निकाले और मैंने देखे। तो फिर बुक मंगवा ली, मैनी लाइफ मैनी मास्टर, डॉक्टर ब्रायन वेइस की। फिर मैंने वो पढ़ी, और जब मैंने पढ़ी तो फिर वो 4-5 घंटे में, मतलब कुछ खाया पिया कुछ नहीं, मैंने वो बुक सबसे पहले ख़त्म करी। और फिर 1-2 दिन में मुझे आई थिंक थेरेपिस्ट भी मिल गई थी। तो आई वेंट टू दैट थेरेपिस्ट एंड वो मना कर दिया उन्होंने कि आपका तो नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे ऐसा है डिप्रेशन। तो उन्होंने कहा नहीं, आप हीलिंग ले लो, और लेकिन आपका तो पास्ट लाइफ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा, बोली कि कोई रीज़न होना चाहिए। तो अब मैं क्या रीज़न दूँ, क्या रीज़न चाहिए आपको? तो फिर मुझे ऐसे ही मुझे ऐसे बहुत सारे रिकरिंग ड्रीम्स आते हैं, बचपन से ऐसे एक ही ड्रीम बार बार आता है ऐसे करके। तो फिर उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने किया। फिर मैंने 2 लाइफ देखी थी उसमें। तो उस सेशन में, उस रिग्रेशन से मेरी एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन मेरा डिप्रेशन नहीं गया था। तो और वो लाइफ मैंने काफ़ी क्लियर देखी थी, जैसे मैं रोमानिया में थी और कैसे आई वॉज बॉर्न एज अ प्रिंसेस। फिर एक लाइफ देखी थी जो कि बहुत साल पहले, आई थिंक 70-75 या ऐसे कुछ में, आई वॉज अ वेरी लेबोरियस लेडी एंड आई, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड को बॉयकॉट करते थे सोसाइटी से। और तो ऐसे करके वो लाइफ देखी थी, पर मैं डिप्रेशन नहीं गया था, मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। और ये स्टोरी कहाँ की थी? जैसे पहले आपने रोमानिया का बताया, एंड सेकंड स्टोरी ये आई थिंक राजस्थान के बहुत इंटीरियर्स में थी, 70-75 में। ओके। तो फिर उस बात से मैं काफ़ी रिलेट कर पाई कि मेरी जो लाइफ के पैटर्न है वो कैसे है। कि जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे शादी नहीं करनी, या जैसे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, आप कुछ करो ना करो तो कुछ तो सोचेंगे ही, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आई कुड रिलेट कि मेरे पैटर्न कैसे हैं लाइफ के। तो हाँ, फिर वो एक चीज़ मैं रिलेट कर पाई थी। फिर 2017 में
मैंने खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स कर लिया था। Okay. और वो ऐसे आया था कि मैंने प्लान नहीं किया था, मुझे नहीं पता था इसके कोर्सेज भी होते हैं या ऐसे थेरेपिस्ट बनने का भी कुछ एक ये होता है, कुछ इतना दिमाग नहीं था। तो जॉब भी चल रही है और जॉब, क्योंकि आई वॉज बैटलिंग डिप्रेशन, तो ध्यान कहीं लगता नहीं था। आप एक बहुत लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज होती है वो आप सिर्फ कंप्लीट करते हो जैसे तैसे, और बहुत ही एक अलग टाइप की नमनेस होती है या एक अलग टाइप का वॉइड होता है जो कि एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, बट वो मेरे साथ हो रहा था। तो उस बीच में एक ऐसा टाइम था, लाइक आई वॉज ऑन एज ऑफ लाइफ की मुझे पता नहीं था कि आई विल बी अलाइव नेक्स्ट मोमेंट और नॉट। तो फिर अंदर से आवाज आई, आई विल मेक माई डिप्रेशन लुक ब्यूटिफुल। और ये जो वर्ड्स थे, मतलब चारों तरफ इतना साइलेंस है, उसके अंदर एक आवाज ना से इको कर रही है, आई विल मेक माई डिप्रेशन लुक ब्यूटिफुल, आई विल मेक माई डिप्रेशन लुक ब्यूटिफुल। वो जो आवाज थी ना, वो रह गई मेरे साथ। और फिर वहां से उस आवाज ने आई थिंक मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो उसके बाद फिर मेरे को गाइडेंस बहुत आने लगी, जैसे ड्रीम्स में मुझे गाइडेंस आने लगी, जैसे मेरे जैसे हम बोलते हैं ना, मेंटर्स होते हैं, गुरु होते हैं। तो मेरे ना स्पिरिचुअल गुरु बहुत रहे हैं मुझे, तो मतलब शायद मैंने किसी को बनाया नहीं था, बट आई फील सो ब्लेस्ड इन दैट मैनर कि उन दिनों में डॉक्टर ब्रायन वाइज मेरे ड्रीम्स में आते थे, एंड वी विल जस्ट, वो ना सिर्फ एक लाइन ऐसी बोलते थे कि वो फिर मेरे को कुछ समझ आ जाता था कि हाँ ये। तो फिर भाई वो डिप्रेशन के चक्कर में एक दो बार मैं डॉक्टर के पास भी गई, और बट मेरे से हो नहीं पाया वो उनका पता नहीं क्या अजीब सा कुछ दवा, 2-3 महीने तो वो देखते हैं आपका मेडिसिन आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसी चक्कर में, और मेरे को तो डॉक्टर ने ये भी बोला था कि कभी कभी डिप्रेशन की जब आप एंटी डिप्रेशन खाते हो तो वो आपको और ज़्यादा सुसाइडल करती है। तो मैंने कहा छोड़ ही दो। तो खैर वो तो खैर राइट अप्रोच तो नहीं थी, बट मेरा ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। मैं रात को 2 बजे सो रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ, कुछ बहुत उल्टा पुल्टा हो गया था, तो मैंने बंद कर दी। बट 2017 में मैं जब दोबारा गई तो फिर मैंने 3 महीने का एक कोर्स लिया था मेडिसिन का, और फिर मैंने डिसाइड, जब वो आवाज़ आई ना आई विल मेक माई डिप्रेशन लुक, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो इसको ओवरकम करके ही रहूँगी चाहे जो हो जाए। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स आ गया, तो मुझे समझ आ गया कि ये 3 महीना, क्योंकि मुझे ये पता था कि दवाइयाँ जो है ना वो आपको ऐसे हेल्प करेगी कि आपको केमिकली थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा आपके दिमाग में। तो फिर वो उससे मुझे हेल्प मिल गई थी, तो मैंने 3 महीने ली। जैसे ही मेरा कोर्स आया मैंने छोड़ दी, और मैं बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थी कि मैं कोर्स करने इसीलिए गई थी, मेरा थेरेपिस्ट बनने का इतना कोई वो नहीं था। मैं कोर्स इसलिए करने गई थी कि मेरा डिप्रेशन का मुझे पता चल जाए कि क्या रीज़न है। मैं गई और उस वर्कशॉप में एक मेरा, हमारे जैसे ना डेमोज होते हैं कि अच्छा आप एक दूसरे में प्रैक्टिस करते हो, तो वैसे एक सेशन में मेरा निकल गया था, और उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। फिर उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई। तो उसमें ये था कि वन ऑफ माई पास्ट लाइफ, मतलब बहुत रिसेंट की, इसके पहले की या उसके एक दो लाइफ पहले की कोई लाइफ होगी, जिसमें मैं आई वॉज अ 23 ईयर ओल्ड बॉय जिसकी एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में जॉब लगी है, और आपको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। तो जो सीन मैंने देखा होता है पास्ट लाइफ में, वो ये होता है कि जैसे मैं फाइटर जेट पायलट हूँ, तो मैंने लैंड किया है और मैं उससे बहुत खुशी निकल रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और क्योंकि फ्लाइंग इज माई पैशन ऑल्सो, ये लाइफ में भी मेरा लाइक फ्लाइंग और हाइट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना होता तो मैं शायद पायलट बनती। तो फिर जैसे ही मैं आई, और क्योंकि आई थिंक 1.5 ईयर के लिए भेज देते हैं किसी ट्रेनिंग पे, फिर और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको कुछ नहीं बताते आपके घर में क्या हो रहा है। तो जब मैं वापस आई तो आई एम थिंक कि सबका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा है, जैसे मेरे कॉलीग्स है या ऑफिसर्स है, सबका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब, तो बहुत साइलेंस और बहुत एक अजीब सा पियर्सिंग साइलेंस है। तो मुझे पता चलता है कि जैसे उस लाइफ टाइम में मेरे फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। तो माय मदर रेज्ड मी, और मेरी एक छोटी बहुत यंग सिस्टर होती है, जो कि बहुत छोटी होती है।
मैं तो अभी मुझे आई हूँ मैं ट्रेनिंग से, तो मुझे 2 महीने की छुट्टी मिलती है तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन मुझे पता चलता है कि मेरे ट्रेनिंग में जाने के बाद में ये हुआ कि आई थिंक फायर ब्रोक आउट, घर में आग लग गई है, ऐसा कुछ हुआ कि मेरी मदर की और मेरी सिस्टर की उसमें डेथ हो गई। तो वो जो इतना पैशन था ना जॉब के लिए, या मतलब फ्लाइंग के लिए, या इंडियन एयरफोर्स के लिए, या अपनी सर्विस के लिए, कि देश के लिए कुछ करना, तो पैशन में कहीं ना कहीं एक बहुत डलनेस आ गई थी कि, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बताया नहीं। तो आई फेल्ट दैट कि मेरे साथ धोखा हो गया कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरे लिए तो है कौन, मेरी फैमिली है, माय मदर एंड माय सिस्टर। तो अब जब मेरी छुट्टी है तो मेरी छुट्टी का तो कोई मतलब नहीं है कि मैं तो घर पे अपनी फैमिली के लिए आई हूँ, और मेरी अब छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने वहां से ही अपना काम कंटिन्यू कर दिया, अपनी जॉब वहां से कंटिन्यू करी, क्योंकि छुट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बट बहुत मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, ऐसा मुझे लगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर दैट कि मैंने उस लाइफ में भी शादी नहीं करी थी उस चक्कर में। तो फिर उस लाइफ में भी फिर मतलब बहुत आइसोलेशन में मैंने, क्योंकि आई कुड नॉट ट्रस्ट पीपल, कि मैं लोगों पे भरोसा ही नहीं कर पाई, किसी ने मुझे बताया नहीं। तो फिर वहां से उस एक से ही मेरा डिप्रेशन ये लाइफ में भी ट्रिगर हुआ। तो जो कि मुझे बहुत बाद में पता चला, बट उस वो वाली लाइफ देखने के बाद में मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया था, और मैं काफी कुछ कनेक्ट कर पाई। जैसा इतना मेरा पैशन है फ्लाइंग के लिए, और अभी भी मेरा बस चलेगा तो मैं शायद फ्लाइंग सीखूंगी, मुझे हाँ। अच्छा, सो ये जैसे आपने जो बताया अभी, ये जो पास्ट लाइफ देखने वाला आपने भी देखा, जैसे अभी आपने अपनी 3 पास्ट लाइफ के बारे में बताया, पहला रोमानिया, देन दैट राजस्थान वाला लाइफ, एंड थर्ड वन इज दिस। मतलब अब हो सकता है इनका सीक्वेंसिंग चेंज हो सकता है, जो भी है आई डोंट नो। तो ये जो आपने पायलट वाला बताया, तो आपने कहा कि उस पर खैर बाद में आते हैं, ये जो पास्ट लाइफ देखते हैं तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? मतलब जैसे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या मतलब थेरेपी सेशन के दौरान ही ये पास्ट देख लेते हैं, या कैसे ड्रीम्स के थ्रू आता है, कैसे, मतलब आपने कैसे देखा इसको? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, आप खुद देखते हो, जैसे मान लो कि मैं थेरेपिस्ट हूँ और आप पेशेंट हो या क्लाइंट हो रादर, तो आपके थेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं रिलैक्सेशन के थ्रू। जैसे आप लेट गए और आपको बहुत डीप रिलैक्सेशन में लेके जाते हैं, जिसमें आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, आपका कॉन्शियस माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि क्योंकि हमारा जो सब कुछ है ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। जैसे बोलते हैं ना, हमारी 90% लाइफ सबकॉन्शियस है और 10% कॉन्शियस है। मुझे तो लगता है कि इनफैक्ट 95% ही सबकॉन्शियस है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तो आई गिव यू दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। तो आइडिया इज टू कि हमको सबकॉन्शियस के अंदर टैप कैसे करना है, और वो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट करके या डाइवर्ट करके किया जा सकता है। तो वही प्रोसेस होता है कि आपको बहुत डीप रिलैक्सेशन में लेके जाते हैं, और जहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा चलना बंद हो जाए। दिमाग तो फिर भी चलता है, लेकिन इट बिकम्स ईजियर। फिर डिपेंड करता है हर एक इंसान पे, कोई किसी के विजुअल्स अच्छे होते हैं, किसी को सिर्फ ना नोइंग होती है, कि आपको पता होता है, आपको दिखता नहीं है विजुअली बट आपको पता होता है कि अच्छा ऐसा 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 चल रहा है। तो पहले तो मैं विजुअल थी, आई थिंक अभी तो पता नहीं, बट हाँ, तो मुझे तो काफी क्लियर दिख रहा था, और मेरा मूवी के जैसे चल रहा था, फटाफट फटाफट। तो ऐसे पता चलता है। हालांकि जब सेशन हो जाता है तो उसके अंदर जैसे मान लो मेरा फॉर एग्जाम्पल जैसे रोमानिया वाला हुआ था, तो उस लाइफ में मेरा ये होता, मैं 21 की थी, मेरा मर्डर हो गया था। ठीक है, और मुझे बचपन से ना ऐसा होता था, नींद में होता था और कॉन्शियसली नहीं होता था। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेंटर ऑफ द बैक मुझे थोड़ा पेन होता था, कभी कभी ऐसा मुझे लगता है किसी ने मारा है मुझे, किसी ने मारा है ना। और नींद में कभी मैं ऐसे टर्न करके देखती थी, जो कि कॉन्शियसली नहीं था, मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। जब मुझे उस सेशन में पता चला, क्योंकि सेशन में तो मैं देख ही रही थी, और आप एक्सपीरियंस करते हो, आप वो सब फील करते हो। अच्छा, वो सब फील करते हो, आपके इमोशंस आपके एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं। आपका अगर पेन है तो आपका पेन भी वैसे ही होगा, ऐसे। तो मैंने देखा था, जैसे
वो कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं प्रिंसेस थी, तो मेरे जो फादर थे, जो किंग थे, वो बहुत ही काइंड थे। तो पूरे उस किंगडम में लोग बहुत खुश रहते थे। बट कुछ लोग थे जो कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि ये वो होता है ना हड़पना, पुराने पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता जी। था कि ये हड़प लो हड़प लो। आज भी है। जी। तो वो फिर ना ऐसा कंस्पायर कर रहे थे। हाँ जी। तो कंस्पायर करने के लिए उसमें एक कंडीशन ऐसा था कि अगर उनको ये सब चाहिए तो मुझे मानना पड़ेगा। ओके। और मेरे फादर को पता था कि ऐसा एक दिन आ सकता है, तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी माउंटेन में ऐसे केव्स में ऐसा रहने के लिए, मतलब बचने के लिए ऐसे सब जगह बना रखी थी। वो अभी भी है, मैं अभी रिसेंटली देख के आई थी, तो मुझे लगता है ये वही जगह। आई कुड रिलेट सो मच। अच्छा, आप होकर के आए हो उस जगह? हाँ, अभी मैं रिसेंटली गई थी और बहुत Okay. ही इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई वहां पे। तो आई कुड बहुत क्लोजली आई कुड कनेक्ट कि हाँ ये वही जगह है। आई कुड रिकॉग्नाइज। अच्छा। तो फिर तो हाँ, तो 20 जब उनको पता चला कि अच्छा ये हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे फादर ने, मेरे जो केयर टेकर थे, वो मुझे सनराइज के पहले उन्होंने मुझे भेजा अपने केयर टेकर के साथ में वो पहाड़ के। अब उनको पता चल जाता है, जो कंस्पायर कर रहे हैं ना, उनको पता चलता है। वो सनसेट के पहले आ जाते हैं और उसके हाथ में ना, तो जैसे एक वाइट हॉर्स पे होते हैं 2-3 लोग। एक जो मुझे दिखता है वो वाइट हॉर्स के ऊपर एक आदमी होता है जिसके हाथ में खंजर होता है। वो खंजर इतना डिजाइनर होता है कि उस पे ऐसे डायमंड और बहुत, मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा। रियल लाइफ में तो खैर नहीं, बट अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, आई नेवर सीन सच अ डिजाइनर ऐसे खंजर मैंने कभी नहीं देखा है। और ये इतना डिटेल्ड आप देख पा रहे हो सेशन में? हाँ, मैंने देखा था, डिटेल्ड जैसे आपने उनका देखा है? फ्लोरिंग ऐसा चेस होता है ना, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक व्हाइट एंड हाँ ब्लैक हाँ का ऐसे हाँ टाइल्स, हाँ हाँ। ऐसा उनका फ्लोरिंग था। और ये फ्लोरिंग मुझे सिनाया में देखने को मिला था। आई थिंक सिनाया कैसल में ही देखा था मैंने। ओके। तो मैंने ये सारी चीजें नोट करी थी वहां पे। और मैंने वहां पे काफी लोगों से पूछा था कि मुझे उस कैसल में जाना है या उस पैलेस में जाना है जहाँ पे ऐसी फ्लोरिंग है, और वहां पे थी। तो फिर और वहां पे जो मेरे फादर है ना, वो भी अभी जो करंट लाइफ में जो मेरे फादर हैं, वो उस लाइफ में भी थे मेरे। वो फादर नहीं थे, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स इन दैट लाइफ। ओह, हाँ, तो उनकी ऐसी विश थी कि विश शी कुड बी माई डॉटर। क्या बात है। तो और मेरी जो फर्स्ट टीचर इस लाइफ में है, वो उस लाइफ में भी मेरी टीचर थी। क्योंकि जो उस जमाने में तो आपके जो टीचर होते थे वो घर आते थे पढ़ाने, है ना। आप पैलेस में रहते हो, तो वो घर आते थे पढ़ाने, हमारे पैलेस में आते थे। तो उस लाइफ की जो मेरी टीचर थी, वो इस लाइफ में भी टीचर है मेरी। तो उनको कैसे, मतलब उनको कैसे पहचानते हैं, उनको कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कि चेहरे से कि कैसे, मतलब जो है कैसे, जैसे ठीक है आप तो अपना जो पास्ट लाइफ देख रहे हो तो आपको ये पता चला कि आप प्रिंसेस, लेकिन जो आप फादर और टीचर वाला जो कनेक्शन है, वो कैसे, उसको कैसे पहचाना आपने? वो ऐसा होता है, चेहरे से नहीं पहचानते, चेहरे तो चेंज होते रहते हैं, आंखों से पहचानते। तो ना एक सेइंग है, एक कहावत है कि आईज आर द विंडोज टू द सोल। सुनिए। ओके। हाँ, आईज आर द विंडोज टू द सोल। राइट। तो उसमें आंखों से जब हम सेशन में होते हैं ना, रिग्रेशन में, तो हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि अच्छा, जैसे इसने बोला कि अच्छा मुझे ये एक इंसान दिख रहा है मुझे, तो हम उनको बोलते हैं कि अच्छा आप उनकी आंखों में देखो, क्या आप उस इंसान को जानते हो, क्या ये इंसान आपके इस जीवन में है। तो फिर आप थोड़ा सा, जब क्लाइंट थोड़ा सा फोकस करते तो उनको पहचान में आ जाता है, हाँ शायद ये मेरी माँ हो सकती है, शायद ये मेरी फ्रेंड हो सकती है, इस तरीके से। हाँ, बहुत खतरनाक है तो ये बहुत पावरफुल, रिग्रेशन अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ, मतलब केवल आप अपने बारे में नहीं जान पा रहे, मतलब आपने जैसे बताया कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहे हैं, पता चल जाता है। और मेरी लाइफ में जितने भी कनेक्शन, क्योंकि मेरे ना बहुत कनेक्शन नहीं है, लेकिन जितने भी मेरे कनेक्शन हैं वो बहुत बहुत अच्छे कनेक्शन है, और वो मेरे सारे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। माय फ्रेंड इज फ्रॉम माय पास्ट, माय बेस्ट फ्रेंड इज फ्रॉम माय पास्ट लाइफ। अच्छा। हाँ, मुझे 2 साल की जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। आई थिंक उससे पहले से ही पता था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे तभी भी पता था कि अगर मैं किसी को देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि कौन मेरा सोलमेट है।
और ये शादी ना करने वाला कनेक्शन आपका, वो पास्ट लाइफ, जो पायलट वाला पास्ट लाइफ आपका, आई थिंक वहाँ पे आपने शादी बहुत सारे लाइफ टाइम से आ रहा है, बहुत सारे लाइफ टाइम से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लाइफ टाइम ऐसे भी देखे हैं व्हेन मी एंड द अदर पर्सन वाज देयर, मतलब जैसे सोलमेट होते हैं, सोलमेट तो खैर बहुत सारे होते हैं, तो मैंने एक इंसान को देखा है जो मेरे बहुत सारे लाइफ टाइम में है, तो हम दोनों का बहुत बार मर्डर हो गया है, इसमें भी मार दिया है, उसमें भी मार दिया है, बट वो लाइफ टाइम बहुत पुराने भी हैं, जैसे 10,000 साल 20,000 साल पुराने लाइफ। इतना पुराना मतलब मैंने बहुत सारे। तो ये रैंडम दिखाई देता है कि मतलब आप किसी, जैसे अगर चाहें कि हाँ 2 साल मतलब सॉरी, जब 2 जन्म पहले जो है क्या थे, ऐसे भी देख सकते, ऐसे भी होता है? नहीं होता, कोई भी आएगा रैंडम। ठीक, कैसा होता है जैसे अगर लाइब्रेरी है, हाँ, है ना, हाँ। अगर आप लाइब्रेरी में एक इंटेंशन के साथ में जाओगे कि नहीं मुझे हिस्ट्री की ये बुक चाहिए या मुझे इंग्लिश की ये बुक चाहिए, हाँ, ये ऑथर की चाहिए, हाँ, तो आप वही बुक जाके उठाओगे, राइट। हाँ। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे एमलेस, तो फिर आप पूरी लाइब्रेरी ढूंढते रहोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा तो बहुत कुछ, बट आपको पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, है ना। लेकिन जब आप जाते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, या जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हमारे क्लाइंट आते हैं या मैं जब जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ ये मेरा प्रॉब्लम है, ओके, ये इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, है ना, मुझे ये जानना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो फिर हम उसी को एंकर करके फिर उसी की डिस्कवरी शुरू करते हैं। अब ये आपको किसी भी लाइफ टाइम में लेके जा सकता है, ओके, हाँ। तो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड है आपका, हाँ, जो भी प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन का था कि मैं बहुत डिटरमिन्ड थी कि मुझे मेरा डिप्रेशन ठीक करना है, तो फिर वहीं से शुरू किया था, तो फिर ये मुझे उस लाइफ टाइम में लेके गया जो एयरफोर्स वाली लाइफ टाइम थी। तो बल्कि अगर देखें तो आपका वो शायद शादी वाला भी वैसे ही कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज़ हाँ, रोमानिया वाला जो आपने बताया उसमें 21 में यू वर किल्ड, हाँ, ठीक है, तो वहां पे भी शादी तो हुई। मैं 21 से बाहर रहने लगी थी घर से। अच्छा, हाँ, तो हमारी लाइफ में ना, हमारी लाइफ काफी पैटर्न पे चलती है, हमें सबकी लाइफ काफी पैटर्न पे चलती है, तो इस तरीके से मतलब अगर देखेंगे तो सभी के पास्ट लाइफ कनेक्शंस उस तरीके के होंगे। हाँ, और मैंने बहुत सारी लाइफ, क्योंकि मैंने ड्रीम्स में भी देखी है, ड्रीम्स में बहुत सारी लाइफ देखी है, इनफैक्ट 2019 के बाद तो बहुत ही ज्यादा ड्रीम्स में मैंने, आई थिंक ओवर 300 लाइफ आई हैव सीन इन माय ड्रीम्स जी, और बाकी की थोड़ी बहुत इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन। और बहुत सारी चीजें कॉन्क्रीटली मेरी लाइफ में इसलिए भी हो पाई क्योंकि मैंने इतनी सारी लाइफ देखी थी। पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देख रहे हो, है ना, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने वहां जाते हो, बट हो सकता है आपको पता चले कि एक लाइफ टाइम में आपके पास कोई स्पेशल गिफ्ट है ना, तो आप उस गिफ्ट को भी तो यूज करते हो। तो शायद ये भी वजह है कि जब आप पास्ट लाइफ्स में इनमें जाते हैं तो आपको एक वजह पता चल जाती है, और जब वजह पता चलती है तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद अदरवाइज जो अब डिप्रेशन ही है तो आपको वजह ही नहीं पता कि क्यों हो रहा है। ज्यादातर केसेस में तो शायद वजह उतना शायद ठीक नहीं करती है, वजह आपको अवेयरनेस दे सकती है, हाँ, बट जैसे बोलते ना, जैसे योगा है, ठीक है, योगा की कितनी भी नॉलेज, अगर आप योगा नहीं करोगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, है ना, सबको पता है योगा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन आप करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही है कि बहुत सारी चीजों की नॉलेज तो है, अवेयरनेस भी है, बट कुछ चीजें अंदर डीएनए में चेंज होनी चाहिए। जैसे मुझे लगता और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना बहुत सारे कैथार्सिस ऐसे होते हैं, कैथार्टिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पूरा चेंज कर देते हैं, उसका ना प्रॉब्लम का ही रिलीज हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे मान लो कि पास्ट लाइफ में मान लो किसी ने आपको बिट्रे कर दिया, ठीक है, ओके, और अब आपको लगता है कि अभी भी आपको कोई लोग बिट्रे कर रहे हैं, तो अगर आपको पता चल गया कि अच्छा आपको लोग किसी ने बिट्रे किया है, तो ठीक है, आप वो पैटर्न ब्रेक कर दो, कहीं ना कहीं आपने चूज किया है या आप उसको माफ कर देते हो। जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता, वो सबकॉन्शियस चीज में लेवल पे बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर हम उस स्टेट में अगर हम सही इंस्ट्रक्शन अगर माइंड को देते हैं ना, तो शिफ्ट हो जाता है। और ये सारा सेशन के दौरान, मतलब आराम से सेशन के दौरान होता है। एक सही बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए एक अच्छा थेरेपिस्ट होना, जो कि सही पॉइंट पे सही इंस्ट्रक्शन, सही कमांड दे आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
आपने एक जब अभी आप बैकग्राउंड में चल रहे थे, हम लोग स्टार्ट हमने किया था, तो आपने जिक्र किया कि हनुमान जी से आपका मतलब कुछ कनेक्शन है। वो क्या है, मतलब वो कनेक्शन कब फील हुआ, कैसे आपको मतलब लगा कि हाँ हनुमान जी से आपका कनेक्शन है, उस तरीके की बात मतलब जो। तो कनेक्शन मुझसे बहुत पहले से ही था, लेकिन कनेक्शन बहुत लोगों का भी होता है, बहुत सारे बहुत सारे गुरुओं से होता है, बहुत सारे गॉड से होता है। मेरा कनेक्शन ऐसा था कि मेरे को रिलीजियसली सिर्फ हनुमान चालीसा समझ आती थी, और मैंने बचपन से करी हनुमान चालीसा। तो 2017-18 से ही ऐसा हुआ था कि नीम करौली बाबा, जिनको मैं नहीं जानती थी, अच्छा, वो मेरे सपने में आने लगे थे। तो एक बार आए, तो क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ड्रीम्स देखती हूँ, तो अब मुझे कुछ भी दिखता तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत सारी चीजें देखती हूँ। अगर आप ड्रीम्स नहीं देखते हो और आप कुछ एक आध चीज देख ले, तो आपको लगता है अच्छा मैंने ऐसा देख लिया, बट जब आप इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी सारी चीजें देखते हो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 2017 में उनको देखा था मेरे ड्रीम में। मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, कि ही लुक लाइक एन ओल्ड मैन। तो मैंने कहा ये एक बुढ़ा आदमी है जो मेरे से मैं नहीं जानती हूँ, जो मैंने ज्यादा हवा नहीं दी। फिर सेकंड टाइम हुआ, फिर थर्ड टाइम हुआ, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टाइम मैंने फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल किया था, तो मुझे उनकी फोटो देखी। मुझे कुछ लगा, मैंने वो बस थोड़ा सा पढ़ा, और मैं फोटो से कनेक्ट नहीं कर पाई। फिर भी मेरे को वो ड्रीम्स वाली फोटो और ये वाली फोटो क्लिक ही नहीं हुई। बट मैं वहां पे उस चीज पे थोड़ा रुकी थी। फिर मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे एक आर्टिकल भेजा, तो फिर ऐसे ही दो तीन चीजें इधर से उधर से आई। एक मेरे पापा ने मुझे मैसेज भेजा था, फिर एक मेरी फ्रेंड है लखनऊ की, वो लखनऊ जाके उनके मंदिर से आई थी, फिर उसने मुझे कुछ बताया। तो ऐसे करके ना एकदम मुझे क्लिक हो गया कि अरे ये तो वही है। तो फिर उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे चीज समझ आने लगी। मुझे फिर भी थोड़ी थोड़ी आती थी कि हाँ ठीक है मैं देख रही हूँ। फिर 2019 में फिर ये हुआ था कि मैं अंडमान गई थी। उसके बाद मेरे ड्रीम्स इतने लेवल पे ट्रिगर हो गए थे जिसकी हद नहीं। तो ये भी कहानी फिर वापस 2017 पे जाती है। तो 2017 में मैं मेरे को बहुत ऐसे कुछ ड्रीम्स आते थे, जैसे ना दो लोग पहाड़ पे से गिर रहे हैं। हाँ, अच्छा, और दो लोगों में से एक मैं हूँ और एक कोई और है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, तो जब गिर रहे ऐसे रोल ऑन हो रहे ऐसे ना, तो ऐसे हाथ पकड़ा है, ठीक है, कि मतलब आप जो भी एफर्ट मारते हो, होता है ना टाइम है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, पर आप गिर रहे हो तो आपकी बस में कुछ है नहीं। तो मैंने देखा एक दो बार कि जैसे मेरे यहाँ पे ना निशान पड़ गए, सुबह उठी तो जैसे उंगलियां छपी हुई है ऐसे। हाँ, ऐसे उंगलियां छपी हुई है, मतलब किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है उस तरीके का। हाँ, ओके। तो फिर ऐसे मुझे 2-3 सपने आते थे, और सेम आते थे। सेम सपना मुझे 2-3 बार आया। फिर वहां तक तो ठीक था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह उठती थी, निशान होता था, आफ्टरनून तक चला जाता था। फिर 2017 जुलाई में मैं मलेशिया में थी और मैंने पहली बार स्कूबा डाइविंग करी थी। तो और मुझे पानी से डर लगता है, लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ, मतलब जो मुझे करना है वो मैं करती हूँ, चाहे मुझे डर लग रहा है वो एक अलग बात है। पानी से डर लगता है, मैंने बट सारी चीजें करी। मैंने स्कूबा भी करी, मैंने स्कूबा का कोर्स भी किया है। जो मुझे करना होता है वो मैं करती हूँ। स्पेशली एडवेंचर में, तो एडवेंचर को लेके काफी पैशन है मुझ में। तो मैं चली गई वहां पे स्कूबा करने, और जैसे ही जो फर्स्ट डाइव करी थी ना, तो पूरा जो मेरा विजुअल था वो बहुत ना हेजी हो गया। और मैं देख रही हूँ कुछ फेसेस मेरे सामने ऐसे ऐसे फ्लिप हो गए, और कुछ मैंने शिप देखे जो थे ही नहीं वहां पे। ये सब था नहीं, मुझे लगा मैं ये सब देख रही हूँ पानी में। अच्छा, हाँ, और एक टाइम पे मुझे चोकिंग हो गई, तो मैं वापस ऊपर आ गई। जो मेरी ट्रेनर थी तो ऊपर आ गई, तो बोली कि आपको इतना क्या स्ट्रेस है, मैं तो आपके साथ हूँ, डरो मत।
तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा देखा है, तो ये ऐसा है वहां पे? तो कहती ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। तो मुझे मुझे अंदर शिप दिख रहा था टूटा हुआ, लेकिन अंदर कोई शिप नहीं है। और मैंने ऐसे चेहरे देखे थे जो मेरी नजर के सामने ऐसे आए और गायब हो गए ना इन अ मोमेंट, लाइक सेकंड्स के अंदर। तो फिर दोबारा मैं सब कुछ ऐसे रिलीज करके डीप ब्रेथ लेके मैं वापस अंदर गई और फिर मैं वो पूरी करके आई। बट उसके बाद फिर मलेशिया के बाद में भी मेरे ड्रीम थोड़े बहुत ट्रिगर हुए थे। तो फिर मैं सारे ओशन के ड्रीम्स देखती थी। अच्छा। उसके फिर अगस्त 2017 में मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया कि अंडमान जाएंगे। मैंने एक ड्रीम देखा था जो एक्चुअली अंडमान का था। अच्छा। हाँ, और अंडमान दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। फिर मैंने वो देखा, फिर मेरे फ्रेंड को बोला कि आई थिंक, अभी मैं बहुत ट्रैवल करती थी, मैं श्रीलंका, तब तक मैं श्रीलंका और कंबोडिया और ये सब जगह गई थी। तो आई थिंक हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो अंडमान होगा। खैर वो हुआ नहीं उस वक्त। तो मेरे ड्रीम थोड़े बहुत ट्रिगर होने लगे थे। फिर 2019 में आके वो ही ड्रीम इस लेवल पे एम्पलीफाई हो गए कि वो फिर बहुत मुश्किल था समझना। और फिर वहां से ही मेरी लाइफ टर्न हुई वापस। Okay. तो अलग अलग पॉइंट पे काफी अलग अलग टर्निंग पॉइंट थे। तो ये जो सारा जो प्रोग्राम है मेरा नया जो मैंने क्रिएट किया, वो आई थिंक उसमें अंडमान का सबसे बड़ा रोल है। तो बेसिकली आपके सपने और जो हैं वो, और वो नीम करोली बाबा के उन्होंने गाइड किया, उनका गाइडेंस, हाँ, और जो आपके सपने हैं, इन सबसे मिलके जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हीलिंग की तरफ हुआ। राइट। तो ये सब मिला करके तो हम कह सकते हैं कि उधर फिर टाइम ऑन टाइम मेरे इन अ डिफरेंट फॉर्म जो भी मेरे मेंटोर्स है, जैसे डॉक्टर ब्रायन वाइस को भी मैं अपना मेंटोर बोलती हूँ, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं लगता था, वो तो अभी भी वो है फिजिकल बॉडी में और मैं उनसे कभी भी नहीं मिली हूँ, लेकिन काफी बार वो मेरे ड्रीम्स में आए, उन्होंने मुझे मैसेज दिए हैं। प्लस मेरे नाना जी ने काफी बार मुझे आके मैसेज दिया, मैसेज नहीं भी दिए थी, उनका मेरे ड्रीम्स में आना ही मुझे लगता है कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं। और फिर नीम करौली बाबा जब आने लगे तो फिर, और आई थिंक जब मैं अंडमान गई थी तो मेरी लाइफ बहुत अप एंड डाउन, अप साइड हो गई थी। अप साइड वो बोलते हैं ना कि मतलब सुनामी आ गई है कि हैंडल नहीं हो रही है, तो उस लेवल पे हो गई थी। लेकिन फिर मुझे अब जाके समझ आता है कि ये जो मैं काम कर रही हूँ उसके लिए वो सब होना भी बहुत जरूरी था। राइट, करेक्ट। तो मैम जैसे आपने बताया कि नीम करोली बाबा जो है वो ड्रीम्स में आ रहे थे, तो कुछ ड्रीम्स याद है उनके, मतलब क्या कहते थे, क्या क्या ड्रीम्स थे वो बेसिकली? हाँ याद है। तो जो मेरा सबसे पहले ड्रीम था उसमें वो मुझे ऐसे जादू दिखा रहे थे। तो जादू कैसा था कि फॉर मी वो तो सिर्फ एक बुढ़ा आदमी है, ठीक है, मैं उनको नहीं जानती हूँ अभी तक। तो जैसे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे सर्कल में खड़े और सेंटर में बाबा खुद है और ऐसे चेयर है। तो उन्होंने क्या किया है कि जैसे चेयर पे मुझे बिठा के और ऐसे हवा में बहुत फीट ऊपर उछाल दिया और मुझे डर नहीं लग रहा है। वो मेरा पहला ड्रीम था। वो चेयर वापस नीचे आई और मुझे डर नहीं लग रहा है, वो मेरा पहला ड्रीम था। तो ठीक है, मैंने तो छोड़ दिया, ड्रीम ही तो है। फिर वापस 3-4 दिन में जो मुझे एक ड्रीम आया था और उसमें वो मुझे ऐसे कह रहे थे कि तू मुझे याद नहीं करती है, तू मुझे याद नहीं करती है। तो वो भी मुझे नहीं समझ आया। फिर उसके बाद में फिर एक ड्रीम आया था जिसमें मैंने नाना जी को देखा था। तो नाना जी को ऐसे देखा था कि आई थिंक मैं किसी ट्रैक से आई थी, बहुत बहुत थकी हुई आई थी मैं किसी ट्रैक से और बहुत गहरी नींद में थी। तो मुझे ऐसा ड्रीम आया था कि जैसे आइस का ऐसे बहुत बड़ा शिवलिंग बना है और उसमें से मेरे नाना जी की आवाज आ रही थी, शिवा शिवा। तो मुझे ही पता था कि ये मेरे नाना जी हैं। तो आप बस सब कुछ चीजें आप बस समझ जाते हो, तो मुझे ही पता था कि ये मेरे नाना जी हैं। तो फिर ये हुआ, फिर मैंने मेरी नानी को फोन लगाया कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो फिर मेरी नानी ने मुझे एक बात बताई थी जो उनके साथ हुई थी, जब, क्योंकि मेरे नाना नानी ने काफी ट्रैवल किया है। तो फिर उन्होंने अपनी एक ट्रैवल की कहानी बताई थी जिसमें एक ये कनेक्शन था शिवा का। और मैंने उनका एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन भी किया था नानी का, तो उसमें भी एक मेरे नाना जी के साथ ही शिवा का कनेक्शन आया था।
अच्छा। तो फिर मुझे वहाँ पे थोड़ा एक सेंस लगा कि चलो कि गाइड कर रहे हो मुझे। फिर उसके बाद में वापस 3-4 दिन बाद आई थिंक मुझे नीम करौली बाबा का वापस ड्रीम आया था, और उसमें ये था कि उसमें मैं ऐसे छोटी बच्ची थी, मैं भी 4-5 साल की, और वो ऐसे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और वो मेरा हाथ पकड़ के फिर मुझे लेके जा रहे थे, और आगे 2 बंदर थे और उन दोनों को उन्होंने कुछ एप्पल दिया, और वो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तू क्यों परेशान होती है, तू क्यों परेशान होती है ना। वो मेरा एक ड्रीम था। तो इस बीच में कुछ और भी कुछ सीक्वेंस है, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। सो ये ड्रीम्स जो हैं बेसिकली वही है कि, और ये ड्रीम्स आपने तब देखे हैं जब आप उनको नहीं जानते थे, या तब तक आपने इवन उनका फोटो भी नहीं देखा था। हाँ। आपको ये नहीं मालूम था कि ये नीम करौली बाबा है, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं कि ये इफेक्ट हो जाता है कि हम किसी में ज्यादा फेथ रखते हैं। हाँ। उनकी फोटो देखते हैं, उनका नाम जानते हैं कि वो शख्सियत क्या है। हाँ। तो फिर वो ड्रीम्स हो सकते हैं। हाँ। बट आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ड्रीम्स आ रहे हैं, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं। हाँ। तो और वो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और शायद इसी ने आपको जो है इस फील्ड में जो है लाए हैं। हाँ। तो मैम आपके जो आगे जो कोर्सेज हैं, मतलब मैं जब बात कर रहे थे हम लोग, तो आपका एटॉमिक वेट रिलीज प्रोग्राम है। एटॉमिक वेट रिलीज प्रोग्राम है। पहली चीज तो ये कि हाँ, द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ फिजिकल वेट को लेके नहीं है। ओके। तो फिजिकल वेट जो है वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। ओके। बट प्रोग्राम फिजिकल वेट को टारगेट नहीं करता है। ऑलराइट। तो जैसे अगर किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं या लोगों को वेट का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले लोग फोकस करते हैं उनकी डाइट पे और उनके वर्कआउट पे, है ना। बट हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम जब खाना खाते तो हम खाने की कैलोरी तो काउंट करते हैं जी, लेकिन जो इमोशन हम कंज्यूम करते हैं, जो थॉट हम कंज्यूम करते हैं, जो दूसरे लोगों के जजमेंट ओपिनियंस हम कंज्यूम करते हैं, उनकी कैलोरी हम काउंट नहीं करते हैं। और हमारी फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारी एक मेंटल बॉडी है, हमारी एक इमोशनल बॉडी है, हमारी एक साइकोलॉजिकल बॉडी है, हमारी एक एनर्जी बॉडी है, हमारी कार्मिक बॉडी है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है। हम बहुत सारी चीजें इन सब बॉडीज में भी कंज्यूम करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग तरीके से, है ना। तो हम वो कैलोरीज, वो वेट काउंट नहीं करते हैं। राइट। और हमारे बहुत सारे इश्यूज, जैसे हम बात करते हैं कर्मा की जी, कि जब हम बोलते हैं ना, अच्छा ये तो हमारा कर्मा होगा या उसका ऐसा कर्मा होगा, कहाँ से आ रहा है ना। बहुत सारे हमारे लाइफ के पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे हमारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं लाइफ के, और बहुत सारी चीजें हम हमारे पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। जैसे बोला जाता है कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पास्ट, है ना। तो जो प्रोग्राम है वो इन सब चीजों पे, हमारे डीएनए पे फोकस करता है, हमारे डीएनए लेवल पे हीलिंग करता है। तो जो प्रोग्राम की जो डेप्थ है वो इतनी अंदर तक जाती है दैट इट रिलीजेस द टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर डीएनए, इट रिलीजेस द टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर सेल्यूलर बॉडी, फ्रॉम योर मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी। और वहां से आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो आपके फिजिकल रियलिटी में कैसे मैनिफेस्ट होंगे, वो सबका अपना अपना एक तरीका होता है। किसी का वेट निकल जाता है, जैसे हम एक क्लाइंट थी मेरी अर्चना, वो 5XL आई, 28 डेज के प्रोग्राम के बाद वो L साइज हो गई थी। 5XL to L, नो डाइट, नो वर्कआउट, डीप। फिर मैं रूपा मैम का एग्जाम्पल देती हूँ। तो रूपा मैम को स्पाइना बाइफिडा था। स्पाइना बाइफिडा जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको स्पाइन में डिफेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से उनको बॉडी काइंड ऑफ नॉन फंक्शनल हो जाती है या काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। तो उनके लेफ्ट बॉडी में सेंसेशन नहीं थी, और अगर उनको लेफ्ट पैर में या कुछ कटपट भी आ जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। अच्छा, नो सेंसेशन।
लेफ्ट ईयर से नो हियरिंग और लेफ्ट आई इज ऑल्सो लाइक लेजी आई, तो विजन नहीं है काइंड ऑफ। और उनकी फैमिली में सब डॉक्टर हैं, और आज की डेट में, अभी तो खैर उनको ओवर 1 ईयर हो गया प्रोग्राम में, लेकिन 6-7 महीने में ही उनको लेफ्ट बॉडी में सेंसेशन आ गई है, उनका वेट भी कम हो गया है काफ़ी, और अभी कोई मेडिसिन पे नहीं, फ्रॉम 20 मेडिसिन अ डे, नो मेडिसिन अ डे, सिर्फ एक मल्टीविटामिन वो खाती है और कुछ नहीं खाती है। उनको दिखाई देता है लेफ्ट आई से, उनको लेफ्ट ईयर से सुनाई देता है, एंड शी इज वॉकिंग ऑन हर ओन। माय गॉड। तो और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में थे 10 साल 20 साल 30 साल, सबका डिप्रेशन बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि मेंटली डिसऑर्डर बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं। Okay. तो जो ADHD थे, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, OCD, ये सारी प्रॉब्लम निकल गई। सोराइसिस ठीक हो गया, जिनका 25 साल का सोराइसिस था ठीक हो गया। जो लोगों का सर्जरी होना था, जो प्रोग्राम में जब आए थे तो उनका ऑलरेडी सर्जरी स्केड्यूल था, काफी ऐसे सारे लोग हैं उनका सर्जरी कैंसिल हो गया है। अच्छा। हाँ, तो जैसे क्या होता है कि अभी हमें पता नहीं होता है कि हमारी प्रॉब्लम का रूट कहाँ पे है ना। तो जैसे एक शर्ट होती है, ठीक है, आप पूरा दिन काम करके घर जाते हो, शर्ट गंदी हो जाती है, ठीक है, आपको थोड़ी पता है कहाँ गंदी हुई, कैसे गंदी हुई, डस्ट भी लगती है, कहीं कुछ गिर गया। तो जब आप वॉशिंग मशीन में डालते हो तो सिर्फ आप ये सोच के थोड़ी डालते हो कि अच्छा सिर्फ इतना सा वॉश करना है ना। जब वॉशिंग मशीन में जाती है तो पूरी शर्ट धुलती है ना जी। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम है, और द इंटेलिजेंस ऑफ द प्रोग्राम इज सच कि जिनको वेट कम करना है वो भी सेम प्रोग्राम में है, और जिनको वेट गेन करना है वो भी सेम प्रोग्राम में है। तो प्रोसेस जो है वो मतलब सेम है, जैसे आपने बोला कि केवल वेट के लिए नहीं है ये। हाँ ठीक है, बाकी चीजें भी तो जैसे मतलब केवल वेट नहीं है तो और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मतलब मेजरली जो है जो इसमें कवर होती हैं? तो सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो रही है एक्चुअली। इनफैक्ट लोगों के रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो गए हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अच्छा। लोगों के मनी इश्यूज सॉल्व हो गए, ऑल्दो मनी के लिए दूसरा प्रोग्राम है, मनी मैजिक मल्टीप्लायर, बट मनी के प्रोग्राम क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी लाइफ जो है वो काफी इंटरकनेक्टेड है। हमारे कोई भी एरिया जो है लाइफ की वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे लाइफ के 3 मेन एरिया हैं, और आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम उठाओगे तो इन्हीं 3 एरियाज में ही फॉल होंगी। जैसे फाइनेंसेस एक एरिया है, आपका रिलेशनशिप एक एरिया है, और आपका हेल्थ एक एरिया है। अभी आपकी लाइफ में अगर 10,000 प्रॉब्लम भी है ना तो इन्हीं 3 किसी कैटेगरी में फिट होगी, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका मनी एरिया में कोई प्रॉब्लम ज्यादा दिन चला तो वो आपको रिलेशनशिप और हेल्थ में इफेक्ट करेगा। सेम अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आपके मनी एरियाज को और रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, राइट। तो हमारे एरियाज इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे ही अगर आप एक एरिया में हील होते हो तो वो हीलिंग आपको बाकी 2 एरिया में भी अफेक्ट करती है पॉजिटिवली, है ना। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। और जैसे मुझे जैस्मीन एक क्लाइंट है, तो और जितने मेरे लोग हैं प्रोग्राम में ओवर 160 170, आई हैव वेरी गुड कनेक्शन विद एवरीवन, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं वो मतलब मेरे लिए तो मेरी फैमिली से भी ज्यादा है जी। उनका फेथ जो है मुझ में मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जैस्मीन ने मुझे एक बात बोली थी कि एक तो चीज होती है कि आप किसी को लाइफ देते हो, और एक होती है कि उस लाइफ को आप मीनिंग देते हो। तो आई थिंक ये प्रोग्राम ने वो चीज करी है पॉसिबल, कि जो लोग बहुत सुसाइडल स्टेट में आए थे, जो लोग बहुत डिप्रेशन में आए थे, जो बहुत होपलेस आए थे, वहां से एकदम टर्न अराउंड हो गई लाइफ, एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज सिटिंग इन द प्रोग्राम विदाउट एक्सेप्शन, उन सबकी लाइफ अपग्रेड हो गई है। तो बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत डीप है, और दिस इज अ ब्लेसिंग
फ्रॉम माई मेंटर्स, मेरे नाना जी हो गए, मेरे नीम करौली बाबा हो गए, तो आई डोंट थिंक उनकी ब्लेसिंग के बिना ये सारी चीजें हो सकती है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। बहुत वाकई में बहुत ज्यादा डीप है। हाँ। और इवन ये तो तय है मैम कि जो भी जितने भी ये मतलब मैं तो उनको विधाएं ही बोलता हूँ, जितने भी ये सारे प्रोग्राम्स हैं, तो इन पर तो मतलब डिटेल डिस्कशन एक होना ही चाहिए। और बल्कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो इंट्यूशंस हैं, है ना, ऑफ कैमरा जिनकी हम बात भी कर रहे थे, वो मेरे को लगता है कि वो डिटेल डिस्कशन तो एक बनता ही है। तो डेफिनेटली जो है हम सेकंड एपिसोड जो है आपके साथ करना चाहेंगे, अगर जब भी आपके पास समय होगा, आप अवेलेबल होंगे तो करेंगे। और तब तक आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे ऑडियंस में कोई, तो कहाँ पर कर सकता है? मेरा इंस्टाग्राम है डिवाइन आरिस हीलिंग, एंड इंस्टाग्राम जो है वो बेस्ट तरीका उसको है, हम यहाँ स्क्रीन क्योंकि पर वहाँ पे जो है वहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं। जी। जो इंस्टाग्राम में है वो एक्चुअली प्रोग्राम का 5% भी नहीं है, ओके, बट वो एक विंडो है कनेक्ट करने के लिए। और ये जो प्रोग्राम है एटॉमिक वेट रिलीज, ये पूरा साल चलता है, रात को 10 बजे होता है, और हर महीने 3 तारीख से शुरू होता है। ओके। और उसके पहले एक इंट्रो कॉल होती है जो फ्री होती है सबके लिए, जिसमें मैं प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ और काफी आपको इंसाइट मिलती है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं है। तो मैं जनरली बोलती हूँ कि अगर आपको छोटा मोटा ही है कि अच्छा सिर्फ वेट ही कम करना है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम वैसे भी लाइफ में सॉल्व हो जाती है, वेट आप जिम जाके भी कर लोगे। पर जब आप प्रोग्राम में आते हो तो आप इसलिए आते हो, ये सोच के आते हो कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है फॉर बेटर रीजंस। तो अगर आपके अंदर वो है कि आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, तो आप एक चांस अपने आप को दे सकते हैं। तो बिल्कुल हम तो ऑडियंस में सबको बोलेंगे कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक चांस तो लेना बनता ही है, और चांसेस जो है वो हम लोग लाइफ में लेते ही हैं। राइट। तो एक बार जो है जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, सेकंड एपिसोड तो हम डेफिनेटली करने वाले हैं, तब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर तब तक ऑडियंस में जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है वो तब तक मैम से कनेक्ट कर सकता है। हम यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी मैम का डाल रहे हैं स्क्रीन पर, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। एक लास्ट चीज मैं बोल देती हूँ जी, लिव सॉरी फ्री एंड लिव एफर्टलेसली लिमिटलेस, लाइफ इज सिंपल विद डिंपल। थैंक यू सो मच।